हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम इस लेक्चर में यकृत लीवर के बारे में अध्ययन करेंगे विस्तार से। तो आइए हम क्लास अपना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल लेट नहीं करते हुए। ठीक है, तो स्टूडेंट, यकृत यानी कि लीवर, इसको हम लोग जिगर या कलेजी भी कहते हैं। ठीक है, इसका अध्ययन, यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? यकृत के अध्ययन को हम हेपेटोलॉजी कहते हैं। यकृत को हम जिगर या कलेजी भी कहते हैं और इंग्लिश में लिवर कहते हैं। गाइस, उदर गुहा में बाई डायाफ्राम के पीछे उदर गुहा जो होती है हमारा, यहाँ उदर देखिए, एक होता है मुख गुहा, एक ये पसली, जहाँ पे 12 जो इधर पसली है, 12 जो इधर पसली, इसके अंदर की जो खाली जगह होगी उसको हम बोलेंगे बक्ष गुहा। और ये पेट, ठीक है, यहाँ जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं कमर के ऊपर से और पसली के बीच में, ये पेट वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं उदर गुहा। ठीक है, और ये हो गया पसली, जहाँ फेफड़ा है, अंदर में फेफड़ा होता है। फेफड़ा कहाँ होता है? खाली जगह में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बक्ष गुहा। और ये खाली जगह, इसको क्या बोलते हैं? खाली जगह मतलब गुहा। ये मुख वाला खाली जगह है तो मुख गुहा हुआ। यहाँ पसली के बीच में अंदर में खाली जगह होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? बक्ष गुहा। और ये पेट कमर से ऊपर और ये पसली के नीचे, ठीक है, हड्डियों, जहाँ पे हड्डियां नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं उसे उदर गुहा। ठीक है, तो उदर गुहा में ही इधर देखिए, इधर होता है, इधर लेफ्ट साइड में क्या होता है हम लोग का? अमाशय। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि लेफ्ट साइड में क्या होता है? अमाशय होता है। और राइट साइड में यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है? राइट साइड में थोड़ा, इसका राइट साइड ना, इसका बड़ा वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये राइट साइड में होता है। और ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ तक पहुंचे हुए रहता है, जहाँ पे नीचे में क्या होता है? ठीक है, अमाशय होता है हमारा। ठीक है, तो अमाशय जो होता है ना स्टूडेंट, ठीक है, वो यहाँ पे होता है। ठीक, यहाँ पे होता है, यहाँ अमाशय के कुछ भाग को ये क्या करता है? कवर किए हुए रहता है। ठीक है, तो वही हमने लिखा है, उदर गुहा में डायाफ्राम के पीछे स्थित होता है, अमाशय के कुछ भाग को घेरे रखता है। ठीक है, उसके बाद हमारे शरीर की ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। हमारे शरीर की आपसे पूछा जाएगा हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? 10th के एग्जाम में, कॉम्पिटिशन के एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन, बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हम बोलेंगे यकृत। यकृत कैसी ग्रंथि है? पाचक ग्रंथि है, बहिस्रावी। हाँ, एक होता है बहिस्रावी और एक होता है अंतःस्रावी। तो बहिस्रावी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो हम बोलेंगे, ठीक है, यकृत होती है। और यह हमारा एक उत्सर्जी अंग है। क्या है? उत्सर्जी अंग है। ठीक है, उसके बाद इसका जो रंग होता है, ठीक है, इसका जो रंग होता है रेड ब्राउन ना, लाल और भूरा कलर का होता है, जिसको हम लोग चॉकलेटी कलर भी कह सकते हैं। चॉकलेटी कलर आपने डेयरी मिल्क खाया होगा, चोकोबार खाया होगा, उसका जो रंग देखा होगा आपने, वैसा ही इसका क्या होता है? रंग होता है, रेड ब्राउन चॉकलेटी कलर, या ठीक है, चॉकलेटी कलर होता है। ठीक है, और ये स्पंजी टाइप का होता है। स्पंजी टाइप का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ठीक है, कभी रसगुल्ला स्पंज जो खाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है? खाली जगह होता है, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब हम उसको हाथ से दबाते हैं तो सारा रस क्या होता है? नीचे निकल जाता है। और फिर उसमें हम जब पानी या कोई भी ना, पानी का अंश या हम चाशनी में डुबा देते हैं तो सारा फिर रस उसमें जाके उस खाली जगह को क्या कर देता है? भर देता है। तो उस टाइप का स्पंजी टाइप का क्या होता है? स्पंजी टाइप का यकृत होता है, और 1.5 kg का इसका वजन होता है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी और बहिस्रावी ग्रंथि होती है यकृत, यह पूछा जाता है। ठीक है, याद रखोगे। ठीक है, फिर से, यकृत यानी लीवर, ठीक है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसको हम लोग जिगर या कलेजी भी कहते हैं। ठीक है, यकृत के अध्ययन को हम लोग हेपेटोलॉजी कहते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, बहिस्रावी ग्रंथि है और उत्सर्जी ग्रंथि है। इसका रंग जो होता है रेड ब्राउन या चॉकलेटी कलर का होता है, और यह स्पंजी टाइप का होता है। इसका भार जो होता है, वजन जो होता है, हमारे स्तनधारियों में, हम लोगों में, मनुष्य में 1.5 kg का अप्रोक्स होता है। ठीक है, आगे, अब ये जो इसका भाग जो होता है, ठीक, अच्छा, इसका उपनाम, इसका बहुत सारा नाम भी है, उपनाम है, अलग अलग नाम इसका है। वो क्या होता है? यह शरीर का भंडार गृह कहलाता है। क्या कहलाता है? भंडार गृह। चूंकि विटामिन बहुत सारे विटामिन इसमें जाके स्टोर्ड होते हैं, भंडारित होते हैं, वहां पे संचय होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ वसा का यहाँ पे क्या होता है? वसा को अवशोषित करके ग्रहण रखा जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह हमारे शरीर का क्या है?
भंडार गृह। यकृत जो है हमारे शरीर का भंडार गृह है। उसके बाद इसको हम बोलते हैं जैव रासायनिक प्रयोगशाला। हमारे शरीर का जैव रासायनिक प्रयोगशाला पूछा जाए कि किसे कहते हैं, हम बोलेंगे यकृत को। और हमारे शरीर का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह इसे कहा गया है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं जो है यकृत, ठीक है, संपादित करती है। यकृत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अंग है हमारे लिए, ठीक है, इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं, व्यस्ततम बंदरगाह कह सकते हैं, ठीक है, इसको व्यस्ततम बंदरगाह कहा जाता है। अब देखिए इसके जो भाग हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब और, ठीक है, कॉर्नरी लिगामेंट के जरिए ये क्या होता है, इसका ये भाग होता है। कुछ संक्षिप्त हमने इसका, ठीक है, फिगर यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया है। ये बड़ा वाला भाग होता है और ये होता है राइट लोब। ये छोटा वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं लेफ्ट लोब। और इसके नीचे, ठीक है, ढका हुआ रहता है, इसके नीचे होता है पिताश, ठीक है, ये पिताश है, ठीक है, ये पिताश है। तो इस तरह से बच्चों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, पिताश, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में गाल ब्लाडर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पिताश हो गया, ठीक। अब इसमें एक बात है कि एक चूहा के यकृत के जब 70% हिस्से को, यानी कि इतना हिस्से को, इतना कह रहे थे, सिर्फ इतना छोड़ा गया, 70% हिस्से को काट दिया गया, तो सिर्फ 2 सप्ताह में यह देखा गया, उस पर प्रयोग किया गया, तो 2 सप्ताह में देखा गया कि उसका पूरा फिर से जितना 70% उसका फिर से रिकवर हो गया, फिर से उतना बन गया। इट मीन्स बच्चों, ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि यकृत में सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन की क्षमता पाई जाती है। अब कोशिका विभाजन का इससे क्या कनेक्शन है, तो कोशिका जितना ज्यादा विभाजित होगी उतनी जल्दी, ठीक है, अंग का निर्माण हो जाता है, ऊतक का क्या होता है, निर्माण हो जाता है, क्योंकि कोशिका विभाजित हो के नई नई कोशिका बनाएगी और कोशिका के समूह से ऊतक बनेगा और ऊतक के समूह से क्या होगा, अंग बन जाएगा। तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन की क्षमता किसमें पाई जाती है, यकृत में। इस वजह से यकृत अगर टूट भी गया, उसमें थोड़ा ना घाव भी बन जाता है, कि तुरंत क्या होता है, बन जाता है, तुरंत उसकी क्षतिपूर्ति हो जाती है। लेकिन हमारे मस्तिष्क के अंदर, ठीक है, ये खोपड़ी के अंदर, ठीक है, कि कोशिका जो होती है उसमें कोशिका विभाजन की क्षमता सबसे कम होती है, इसलिए हम लोग हेलमेट लगा के चलते हैं ताकि मस्तिष्क को सुरक्षित रखा जाए। क्योंकि मस्तिष्क में अगर, ठीक है, अंदर में घाव हो गया तो वो घाव जल्दी भरेगा नहीं और इंसान फिर क्या हो जाएगा, इस दुनिया से ही डिलीट हो जाएगा, फिर रिसाइकल बिन में भी क्या होगा, नहीं मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो इसलिए मस्तिष्क में, खोपड़ी के अंदर जो कोशिका होती है उसमें कोशिका विभाजन की क्षमता बहुत कम होती है, अर्थात उस घाव को भरना काफी मुश्किल होगा। लेकिन हमारे शरीर में यकृत में ऐसा बात नहीं है। लिवर की जो कोशिका होती है उसमें कोशिका विभाजन की क्षमता बहुत अत्यधिक होती है। इस वजह से, ठीक है, उसकी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त अगर हो भी जाती है तो तुरंत क्या होता है, बना लेती है, ठीक है, ये बात, ठीक। अब इसमें जो होता है, कौन कौन सी कोशिकाएं होती है हमारे यकृत में, कौन कौन सी कोशिकाएं होती है, तो मूल रूप से याद कीजिएगा, एक हेपेटिक कोशिका है जो 60% भाग हेपेटिक कोशिका होती है, ठीक है, पित्त कोशिका होती है और कुफर कोशिका होती है। हेपेटिक कोशिका, पित्त कोशिका और कुफर कोशिका। अच्छा एक बात है, अगर हेपेटिक आपको याद नहीं होता है तो यहां से देखिए आप कैसे याद होगा। यकृत के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, यकृत के अध्ययन को हम लोग हेपेटोलॉजी कहते हैं। इससे आपको याद हो जाएगा कि यकृत में कौन सी कोशिका होती है, हेपेटिक कोशिका होती है, जो 60% भाग हेपेटिक कोशिका की ही होती है, ठीक है। और उसमें फिर क्या होती है, पित्त कोशिका भी होती है जो पित्त का निर्माण करती है, और कुफर कोशिका भी होती है, ठीक है, जो आरबीसी का भक्षण करती है, ठीक है। तो ये 3 कोशिका हो गया, हेपेटिक कोशिका, पित्त कोशिका और कुफर कोशिका। ये सारी कोशिकाएं, ये तीनों जो कोशिकाएं हैं आपस में संयोजी, ठीक है, ऊतक द्वारा क्या होता है, जुड़ा रहता है, संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ा होता है। आगे अब यहाँ पे है पित्त रस। यकृत के अंदर पित्त बनता है, यकृत के अंदर पित्त बनता है, वो कैसे बनता है वो देखिए। हमारे शरीर में जो पुराने आरबीसी होते हैं, पुराना जो रक्त होता है आरबीसी होता है, लाल रक्त कण होता है, पुराना आरबीसी, पुराने लाल रक्त कण को ये क्या करता है, कुफर कोशिका मार देता है, और वही मरे हुए कोशिका से फिर ये क्या करता है, पित्त, हमारा यकृत जो है, यकृत की जो पित्त कोशिका है वह किसका, पित्त का निर्माण करती है। गौर करने वाली बात है कि कुफर कोशिका क्या करती है, हमारे पुराने जो आरबीसी हैं, पुराने जो लाल रक्त कण है उसको ये क्या कर देती है, मार देती है, उसका भक्षण कर देती है, और उसी मरे हुए आरबीसी से
किसका, पित्त कोशिका क्या करता है, पित्त रस का निर्माण कर देता है। कहाँ पे, यकृत में। लेकिन यकृत में पित्त कभी स्टोर नहीं होता, वहां पे जमा नहीं रहता है, वह बनेगा यहाँ पे, ठीक है। किस कोशिका के जरिए बनाया जाएगा, पित्त कोशिका के जरिए। लेकिन किस कच्चा माल क्या होगा, पित्त बनाने के लिए कच्ची सामग्री क्या होगी, आरबीसी, पुरानी आरबीसी। और पुरानी आरबीसी को भक्षण मारने का काम कौन करता है, ठीक है, उसको मारने का काम करता है कुफर कोशिका। लेकिन पित्त कोशिका उसे क्या करता है, पित्त में बदल देता है, ठीक है। और वो बनता पित्त इसमें है, लेकिन वो चलाएगा किसमें, वो आके पित्ताशय में जाके जमा रहता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पित्त बनता कहाँ है, पित्त मतलब वाइल, पित्त जूस जो है, पित्त रस यानी वाइल जूस बनता कहाँ है, तो आप कहोगे यकृत में बनता है। और आपसे पूछ लिया जाए कि पित्त रस संग्रहित, संचय कहाँ रहता है, कहाँ पे वो जमा रहता है, ठीक है, तब हम बोलेंगे पित्ताशय। बनता भले यकृत में है, लेकिन जमा रहता है कहाँ पे, पित्ताशय में, ठीक है। क्या चीज, पित्तरस यानी बाइल जूस, ठीक है। अब पित्तरस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम देख लेते हैं। पित्तरस जो होती है वह पित्ताशय में संचित होती है, हमने पहले बता दिया। लेकिन एक बात और है, घोड़ा में पित्ताशय नहीं होता है। घोड़ा में ये जो पित्त की थैली होती है, पित्ताशय होती है, नहीं होती। आपने देखा होगा मछली वगैरह, आप ना मछली या फिर क्या चीज देखा होगा आपने देखा होगा, हाँ मछली। तो मछली में क्या होता है, हरा हरा रंग का, पीला, थोड़ा पीला होता है, थोड़ा हरा रंग का पित्त होता है। कहता है अगर इसको नहीं हटाया जाएगा तो पूरा सब्जी का जो, ठीक है, खट वो तीता हो जाएगा, ठीक है, सब्जी खराब हो जाएगी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन घोड़ा में तो पित्ताशय होता ही नहीं है। घोड़ा में क्या नहीं होता है, पित्ताशय नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ना किस जानवर में पित्ताशय नहीं होता है, आप याद रखोगे घोड़ा में नहीं होता है। पित्तरस संचित ना जमा कहाँ रहता है, पित्ताशय में। बनता कहाँ है, यकृत में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में, ठीक है, पर डे, डेली मानव शरीर में पर डे 700 से 1000 ml पित्तरस बनता है। मानव शरीर में कितना बनता है, 700 से 1000 पित्तरस का निर्माण होता है प्रतिदिन, डेली, ठीक है। आगे, पित्त का रंग जो होता है पीला और हरा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें ना वर्णक पाया जाता है, पित्त के अंदर पित्त वर्णक पाया जाता है। और वर्णक उसे कहते हैं जो किसी चीज को रंग प्रदान करता है। वर्णक, ठीक है, मतलब पिगमेंट, ठीक है, वर्णक मतलब पिगमेंट इंग्लिश में कह सकते हो। और वर्णक उसे कहते हैं जो रंग प्रदान करता है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे पेड़ पौधे जो होते हैं उसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है जो पेड़ पौधे को हरा रंग प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार, ठीक है, यकृत में जो पित्तरस बन रहा है, पित्तरस के अंदर क्या होता है, बिलीरुबिन होता है जो पित्त को पीला रंग प्रदान करता है, और एक बिलीवर्डिन होता है जो पित्त को हरा रंग प्रदान करता है। ठीक है, बिलीरुबिन पित्त को पीला रंग देता है और बिलीवर्डिन पित्त को हरा रंग प्रदान करता है। इसलिए पित्तरस जो होता है वह पीला हरा कलर का होता है। ठीक, आगे पित्तरस के अंदर पित्त वर्णक होता है जो दो प्रकार का होता है, हमने चर्चा किया। और उसमें पित्त लवण होता है। उस पित्त लवण में सोडियम ग्लाइकोलेट होता है, सोडियम टारोकोलेट होता है। इस तरह से याद करना हो तो ये कहते हैं सोडियम जो है ग्लाइकोलेट करवा दिया तो सोडियम ग्लाइकोलेट हो गया, और सोडियम ना तारा को क्या किया, लेट करवा दिया। ठीक है, तो सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टारोकोलेट, ठीक है, ये दो प्रकार के क्या है, पित्त लवण है। ठीक है, ये अच्छा, इसका पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, 7.7 होता है। या कभी कभी किसी बुक में ये भी लिखा गया है कि 7.8 से 8.6, ठीक है, होता है। 7.8 से 8.6 होता है। इट मीन्स स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, 7 से ज्यादा है ना, पीएच मान क्या है, 7 से ज्यादा है, तो ये कैसा होता है, क्षारीय होता है। पित्तरस कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, वैसा विलयन जिसका पीएच मान 7 से कम, कम होगा तो यानी अम्लीय। ठीक है, 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा, पक्का पक्की 7 होगा तो उदासीन यानी कि लवण होगा, और 7 से ज्यादा हो गया, ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, वो क्षारीय हो जाता है। और यहाँ पीएच मान 7 से ज्यादा है, इसका मतलब यह हो गया कि पित्तरस कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, पित्तरस आपसे पूछा जाए कहां से स्रावित होता है, यकृत से। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, बहिस्रावी ग्रंथि है, और पित्तरस कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, तो ये सब हो गया। ठीक, आगे पित्तरस का आखिर काम क्या है, पित्तरस कौन कौन सा काम करता है, क्यों हम यकृत को बंदरगाह कहते हैं, व्यस्ततम बंदरगाह कहते हैं, क्यों इसे हम जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं, क्यों इसे हम शरीर का सबसे, ठीक है, बड़ा भंडार गृह कहते हैं। तो आइए देखते हैं।
ठीक है। यकृत अथवा पित्तरस का क्या कार्य है? यह वसा का निर्माण भी करता है। वसा का क्या करता है? निर्माण करता है। हमारे शरीर में जो हम जैसे कि मीठा चीज खाते हैं, मीठा का मतलब हुआ रोटी, चावल हम लोग खाते हैं, तो उसमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जो अब आवश्यकता से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, मतलब हम जितना हमको चाहिए उससे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, तो उस कार्बोहाइड्रेट को पित्तरस क्या करता है? वसा में बदल देता है। किस में बदल देता है? वसा में। लेकिन अगर ज्यादा हो गया, ठीक है, तब उसको क्या बदल देता है? कोलेस्ट्रॉल में। और कोलेस्ट्रॉल बड़ा ही हमारे शरीर के लिए क्या है? हानिकारक पदार्थ है। क्यों? क्योंकि ये हमारे ब्लड के जो पाइप होते हैं, ब्लड के जो पाइप होंगे उसके भीतरी भित्ती में, दीवार में जाके यह जमा होते जाता है। मतलब पाइप जैसे देखते हो ना कि कॉल से आप मतलब पानी खींचते हो तो उसमें जो पानी आते रहता है तो उसमें पीला पीला चीज हो ना उसके पाइप के अंदर में बैठ जाता है। ठीक उसी प्रकार ये जो कोलेस्ट्रॉल है, जो वसा कार्बोहाइड्रेट की ज्यादा मात्रा हम लोग जब ले लेते हैं तो वसा में बदल जाती है। वो ना पित्तरस उसे क्या करती है? वसा में बदल देती है, और फिर वह वसा क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल में बदल जाती है। और ये कोलेस्ट्रॉल जो है वह रक्त के जो पाइप होते हैं उसके अंदर में जाकर क्या होती है? बैठ जाती है। इससे क्या होता है कि देखिए इस पाइप में अब जगह कम थोड़ा बचेगा, ठीक है, जगह ज्यादा था अब थोड़ा जगह क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ठीक है, जिसकी वजह से इसमें रक्त को आने जाने के लिए रास्ता कम मिलता है। और बताइए जब पाइप पतला होता है तब ना पानी स्पीड जाती है, या पाइप मोटा है तो होता है तब? तो स्वाभाविक आपका आंसर होगा पतला होगा तब। तो ये तो इसका जगह थोड़ा पतला हो गया, थोड़ा कम हो गया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? बीपी हाई हो जाएगा। ठीक है, बीपी हाई का प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, बीपी हाई, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, कब आएगा? जब अत्यधिक मात्रा में हम लोग क्या ले लेंगे? कार्बोहाइड्रेट ले लेंगे, और पित्तरस उसे क्या करेंगे? वसा बदल देंगे, और वसा फिर किसमें बदल जाता है? कोलेस्ट्रॉल में बदल जाता है। ठीक है, आगे रक्त प्रतिस्कंदक कार्बोहाइड्रेट। रक्त प्रतिस्कंदक, प्रति मतलब क्या हुआ? एंटी, स्कंदक मतलब हुआ क्लोटिंग ना, ब्लड क्लोटिंग, ब्लड एंटी क्लोटिंग। ठीक है, यानी खून को थक्का बनाने से रोकने वाला, खून को थक्का बनाने से रोकने वाला पदार्थ हेपरिन का निर्माण होता है, और यह थक्का रोधी है, थक्का बनने नहीं देता है। ठीक है, इस पदार्थ का क्या होता है? यकृत हमारे शरीर में निर्माण करता है। कितना गजब का काम कर रहा है देखिए। हमारे शरीर में खून थक्का बनना नहीं चाहिए। शरीर के बाहर बन जाए, कट उठ जाए, शरीर के बाहर बनना जरूरी है, लेकिन शरीर के अंदर रक्त थक्का नहीं बनना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कभी कभी हम लोगों में हाथ में चोट लग जाता है, तो आप देखते होंगे यहाँ क्या होता है? काला काला दाग बन जाता है, धब्बा बन जाता है। इट मीन्स इसका मतलब यह हुआ कि वहां पे खून क्या हुआ है? थक्का बन गया है। तो ज्यादा हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होती है, थोड़ा बहुत दर्द होता है, कुछ दिन में जाकर ठीक हो जाती है। ठीक, लेकिन जरा सोचिए मस्तिष्क में यहाँ वगैरह क्या है? ब्लड पाइप है, नस है। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी वजह से रक्त थक्का बन जाता है तो फिर क्या होने की दिक्कत है? देखिए यहाँ के रक्त थक्का बन गए तो ये पाइप जो है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? मान लीजिए यहाँ पे तो खून थक्का बन के जम गया है, तो पाइप को जाम कर दिया, और पाइप को जब जाम कर देगा तो फिर क्या होगा? इधर वाला इधर जाना चाहेगा, इधर आना चाहेगा, तो ये पाइप क्या हो जाएगा? फट जाएगा, यानी नस क्या हो जाएगी? फट जाएगी। अच्छा आप बताइए, एक पंपी सेट चल रही है, बोर्डिंग चल रही है, ठीक है, उसके जो पाइप हैं जाके उस पाइप पे क्या कर दो? लात दे दो, तो फिर क्या होगा? कहीं ना कहीं से जहां पे कमजोर पकड़ाएगा वहां से पाइप क्या हो जाएगा? फट जाएगा। इस तरह से नसें क्या हो जाएगी? फट जाएगी, और नसें जब फट जाएगी तो क्या हो जाएगा? ठीक है, हेमरेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मस्तिष्क की नसें फट जाएगी तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हेपरिन जो है शरीर में खून को थक्का बनने नहीं देता है। शरीर में खून थक्का बन जाएगा तो फिर नसें क्या हो जाएगी? फट जाएगी। तो इस चीज से, ठीक है, हेपरिन हम लोगों को बचाती है। ठीक है, तो हेपरिन कौन बना रहा है? यकृत। यकृत क्या करता है? हेपरिन का निर्माण करता है, जो हमारे खून के पाइप में यानी नस में खून को थक्का बनने नहीं देता है। ठीक, आगे जीवाणुनाशक। अच्छा यहाँ पे एक बात और है, एक ऐसा चीज बनाया जो शरीर के अंदर खून को थक्का बनने नहीं देगा, और दो ऐसा प्रोटीन बनाता है यकृत, ठीक है, जो शरीर के बाहर खून को थक्का बनाता है। देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे है, एक है फाइब्रिनोजन, ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन है। ठीक है, और प्रोथ्रोम्बिन भी क्या है? प्रोटीन है। यह खून को थक्का बनने में क्या करता है? मदद करता है। जैसे हाथ उठ कट जाती है, कहीं पे कट फट जाता है तो खून बाहर निकलना चालू हो जाता है। और जरा सोचिए, खून को थक्का बनने में कुल 4 मिनट लगता है। कितना लगता है? 4 मिनट। और अगर खून थक्का ना बने तो फिर व्यक्ति को लगेगा, मान लीजिए कि कोई आदमी क्या किया, उसका हाथ कहीं कट गया, ठीक है, इस तरह से उसको ढक के रखा कुछ देर के लिए, और
फिर 1 मिनट 2 मिनट के बाद खोलता है, देखा अरे खून नहीं बंद हुआ, फिर उसको बंद करके रखा मान लीजिए 1-2 मिनट, फिर देखा खून ना थक्का नहीं बन रहा, वही रहा। अब वो इंसान को डर एक अंदर में पैदा हो जाएगा कि मेरा खून थक्का बन ही नहीं रहा, इसका मतलब सारा खून उसके शरीर का बह जाएगा और इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन हमारे शरीर में ऊपर वाले ने हम लोगों को एक गॉड गिफ्टेड ना बॉडी दिया है, बहुत अच्छे ढंग से हम ना हमारे बॉडी में हर चीज को फिट किया है। तो उसमें ये क्या है, 2 प्रकार का यकृत यानी कि हमारा लीवर क्या कर रहा है, 2 प्रकार का प्रोटीन बना रहा है, एक फाइब्रिनोजेन है और एक है प्रोथ्रोम्बिन। हम जब ब्लड चैप्टर पढ़ेंगे इसको काफी ज्यादा डिटेल्स से चर्चा करेंगे, हम बस अगले ही क्लास में लिख आएंगे आप लोगों के लिए। लेकिन फिलहाल ये याद रखें कि रक्त को थक्का बनाने में 2 प्रकार के प्रोटीन का उपयोग होता है और वह दोनों प्रोटीन कौन बना के देता है, यकृत देता है। उसका नाम है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। याद हुआ, आपसे पूछा जाए तो खून को थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है, आप कहोगे एक फाइब्रिनोजेन और एक है आपका प्रोथ्रोम्बिन। कौन सा तत्व मदद करता है या कौन सी धातु मदद करता है, तब आप बोलिएगा ठीक है कि कैल्शियम ना, कैल्शियम जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 20 होती है। ठीक है, धातु पूछेगा तो कैल्शियम, ठीक है, तत्व पूछेगा तभी कैल्शियम, प्रोटीन पूछेगा तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, और पूछेगा कौन सा रक्त कण, रक्त का कौन सा कण जो है ठीक है खून को थक्का बनाने में मदद करता है। तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है आप लोग 10वीं के क्लास में ठीक है पढ़े होंगे कि खून को थक्का बनाने में कौन सा अंग मदद, कौन सा रक्त कण मदद करता है, प्लेटलेट्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं थ्रोम्बोसाइटस, क्या कहते हैं थ्रोम्बोसाइटस यानी कि प्लेटलेट्स खून को थक्का बनाने में क्या करता है, मदद मनन का काम करता है। और एक विटामिन भी है जिसका नाम है विटामिन के, विटामिन के भी क्या करता है खून को थक्का बनने में मदद करता है, खून को थक्का बनने में मदद करता है विटामिन के। और एक बीमारी होती है हीमोफीलिया, एक आनुवंशिक बीमारी होती है और उसमें खून थक्का जल्दी बनता नहीं है। ठीक है, तो ये सारा बात था। तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन कौन बना रहा है, हृदय, जो खून को थक्का बनना, तो खून को थक्का बनता है जब हाथ कट जाता है तो खून को थक्का बनाने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, उसके बाद जो पितरस है वो क्या करता है, पितरस जो है ना वो यहाँ से स्रावित होके यहाँ से बनकर, पितरस यहाँ से बनकर यहाँ कैसे बनेगा आपको पता है। ठीक है, कुफर कोशिका क्या करती है, हमारे शरीर में जो पुरानी आरबीसी लाल रक्त कण है उसको मार देती है और उसी से फिर यहाँ बगल में पितरस होता है, पितरस क्या करती है उसको पित्त कोशिका होती है जो उसको पितरस में बदल देती है और पितरस आके कहाँ पे पिताश में जमा होता है और समय समय पर यह पितरस यहाँ से आके, ठीक है आप जानते हो पिछले स्लाइड में हमने आपको बताया ना, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था, यहाँ से ठीक है यहाँ से पितरस ऊपर से आती है, एक नाइन पाइप यहाँ से आती है और यहाँ पर एक पाइप इधर क्या होती है, इधर होती है किसकी, इधर होती है अग्नाशय की। ये अग्नाश की पाइप है, यहाँ पे देखो बना ही हुआ है अग्नाश की पाइप। ये दोनों अग्नाश वाला रस और पित्त वाला रस दोनों मिक्स होके कहाँ पे, ग्रहणी में जाके कूदता है ना। ये दोनों पाइप जो होती है ग्रहणी में, दोनों जो नली होती है ग्रहणी में जाके मिल जाती है। तो पितरस भी क्षारीय होता है और अग्नाश रस भी क्षारीय होता है। अग्नाश रस के बारे में हम अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम पितरस के बारे में करते हैं। तो पितरस क्या होती है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो पितरस जाके उस खाने में क्या हो जाती है, घुल जाती है, खाने में जाके मिक्स हो जाती है और हमारा खाना, ठीक है तो खाने को क्या बनाती है, ये क्षारीय बनाती है, खाना को ये क्षारीय बना देती है। अच्छा, खाना को क्षारीय कैसे बनाती है वो देखिए। हमारा जो खाना है अमास में 4 घंटे तक रहता है, अमास के बाद भोजन कहाँ पहुंच जाता है, छोटी आंत के प्रथम भाग ग्रहणी में। ठीक है, कहाँ पहुंचती है, छोटी आंत के प्रथम भाग ग्रहणी में पहुंचती है। और वह भोजन आपको मालूम है, छोटी अमास में जो भोजन का पाचन होता है वह अम्लीय माध्यम में होता है, क्योंकि वहां पे HCl अम्ल पाया जाता है। आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर में ठीक है कौन सा ठीक अम्ल पाया जाता है, तो आप बोलिएगा HCl, और वह स्रावित कहाँ होता है, जठर ग्रंथि से, और जठर ग्रंथि पाई कहाँ जाती है, तो अमास में। ठीक है, तो अमास में भोजन का पाचन अम्लीय होता है और वो भोजन कायम कहलाता है। अमास में भोजन के पाचन के बाद भोजन की स्थिति गाढ़ी लुगदी की तरह, लाई की तरह होती है, जो हम खन्ना चिपकाते हैं उस लाई की तरह होती है। ठीक है, और उसे हम लोग कायम कहते हैं। कायम अम्लीय है और वह पहुंचती है छोटी आंत के प्रथम भाग में ग्रहणी में, और इधर से आती है पितरस, उस भोजन में मिक्स हो जाती है, उस भोजन को क्या करती है, क्षारीय बना देती है, ताकि अग्नाशय से निकलने वाला रस उस क्षारीय भोजन को क्या करे, आसानी से पचा सके। ठीक है, उसके बाद साथ ही साथ भोजन, अच्छा भोजन जो होता है वह भोजन में क्या मिक्स हो गया है, पीला पीला रस ना, और वह है पितरस है। ठीक है, इसी वजह से ठीक है मल जो बनता है वो उसमें पीला रंग होता है। नहीं तो हम लोग रोटी खाते हैं तो सफेद होता है, फिर मल जाके पीला रंग कैसे ले लेता है, तो यही पितरस की वजह से। ठीक है, और मूत्र भी क्या होता है, मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है,
पित्तरस इसमें मिलता है और जाके क्या करती है, हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन के पाचन से क्या होता है, एमिनो अम्ल बनता है और एमिनो अम्ल को क्या करती है, ठीक है, पित्तरस ही एमिनो अम्ल को क्या करते हैं, यूरिया में बदल देती है और हमारे मूत्र में क्या पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है, ठीक है। और यूरोक्रोम की वजह से या यूरिया या यूरोक्रोम की वजह से मूत्र का रंग क्या होता है, पीला होता है, ठीक है। और मूत्र में कौन सा रासायन पाया जाता है, आप हो गए यूरिया पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। एक बात और है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो पीलापन चल ही रहा है, पीला पीला की बात चल ही रहा है, ये बिलिरुबिन जो है पित्तरस को पीला रंग प्रदान करता है। तो देखिए, अगर जितने भी ब्लड में, खून में क्या होता है, बिलिरुबिन है ना, उसको अगर पित्त शराब ना सूखे नहीं, अवशोषित ना करे, ठीक है, तो हमारे खून में हर जगह पीला पीला ही दिखेगा, ठीक है। खून में जो बिलिरुबिन होता है उसको क्या करता है, पित्तरस स्रावित ना सोख लेता है, अवशोषित करके यकृत में जाके रख देता है, ठीक है, जिसकी वजह से, ठीक है, उतना ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर, ठीक है, हमने पीडीएफ में लिखा है, अगर आपको, ठीक है, ऐसे ये हम अगले स्लाइड पे हम लिखेंगे, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा नोट का, वो नोट डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको वहां पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर पित्तरस या यकृत बिलिरुबिन को अवशोषित ना करे तो हमारे शरीर में हर जगह पीला पीला ही दिखेगा और हम लोगों को एक बीमारी हो जाती है जिसको हम लोग कहते हैं पीलिया। क्या कहते हैं, पीलिया, यानी कि जॉन्डिस, ठीक है, जॉन्डिस बीमारी हो जाती है जिसको हम लोग हेपेटाइटिस ए भी कहते हैं ना। जॉन्डिस ही एक हेपेटाइटिस ए का क्या करती है, रूप ले लेती है। फिर हेपेटाइटिस बी होती है, हेपेटाइटिस सी होती है। हेपेटाइटिस बी का, ए का, बी का इलाज तो संभव है, लेकिन हेपेटाइटिस सी जब हो जाती है तो उसका इलाज संभव नहीं है, ठीक है। अच्छा, आखिर ये जॉन्डिस होता क्यों है, ऐसा हम क्या खा लेंगे जिसकी वजह से हम लोग को जॉन्डिस हो जाएगा और पित्तरस जो है हमारे खून में जो बिलिरुबिन है उसको अवशोषित करने से क्या होगा, असक्षम हो जाएगा, उसको अवशोषित नहीं कर पाएगा। तो अगर हम लोग फैटी भोजन करते हैं, बसिया भोजन ज्यादा करते हैं, या ठीक है, या तेलिया भोजन, तेल वाला भोजन, मार्केट वाला, ठीक है, हम लोग जो होटल वाला भोजन ज्यादा करते हैं, तेलिया भोजन ज्यादा कर लेते हैं, तो हम लोगों का जो यकृत है, ठीक है, वह क्षतिग्रस्त हो जाता है और फिर वह क्या होता है, पित्त ना बिलिरुबिन को शरीर के अन्य विभिन्न भाग से, खून के भाग ना, खून से बिलिरुबिन को अवशोषित करने में क्या होता है, असमर्थ हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा शरीर में क्या होता है, पीला पीला हो जाता है ना। आंख, डॉक्टर आएगा देखेगा, यहाँ ऐसे करके आंख पीला हो गया है ना, नाखून पीला हो गया, तो समझ आता है इसको जॉन्डिस हो गया है। और जॉन्डिस में सबसे ज्यादा अटैक, सबसे ज्यादा प्रभावित अंग क्या होता है, वो होता है हमारा यकृत ही ज्यादा प्रभावित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे, और साथ ही साथ ये हो गया, रक्त को थक्का बनने से भी रोकता है खून के अंदर, ये पाइप के अंदर, रक्त वाहिनी के अंदर, शरीर के अंदर, और शरीर से बाहर खून को थक्का बनाने के लिए क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन भी स्रावित करता है। साथ ही साथ ये जो यकृत रस है या यकृत है, ठीक है, वह जीवाणु का, यकृत रस क्या करती है, जीवाणु का नाश कर देती है। बताइए, जीवाणु को मार दिया, जो जीवाणु बैक्टीरिया होती है वो रोग उत्पन्न कर सकती है, उसको मार दिया तो रोग ना, संक्रमण से भी सुरक्षा हो जाती है। साथ ही साथ जब जीवाणु ही नहीं रहेंगे तो भोजन को सराएगा कौन, कोई नहीं सरा सकता। तो ना, जीवाणु को नाश करके भोजन को सराने से क्या करता है, बचाता है। और साथ ही साथ आमाशय से आए हुए जो ग्रहणी में भोजन होंगे, काइम होंगे, वो अम्लीय होंगे, उसको ये क्या करता है, क्षारीय बना देता है, ताकि अग्नाशय से जो एंजाइम निकलेगा वह क्या करे, ठीक है, भोजन को आसानी से पचा सके। एक बात और याद रखिएगा, पित्तरस में या यकृत में किसी प्रकार का पाचक एंजाइम पाया नहीं जाता है, ठीक है। हाँ, भले ही भोजन को पचाने में मदद करता है इसका पित्तरस के जरिए, लेकिन इसमें किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि पित्तरस में क्या एंजाइम पाया जाता है, तो नहीं, पित्तरस में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है, ठीक है। आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट लें, हम अगले स्लाइड पे, ठीक है, यकृत का कुछ और इंपॉर्टेंट कार्य जो है वो देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो बच्चों कुछ और यकृत के महत्वपूर्ण कार्य के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यकृत जो है, इसका अगला काम है लोहा, तांबा इत्यादि जो पदार्थ है उसकी अल्प मात्रा में इसको क्या करना, संचय करना, संग्रहित करना ना, स्टोर करके रख लेना। यकृत में लोहा भी जमा करके रखा जाता है, तांबा भी जमा करके रखा जाता है। जब शरीर को जरूरत पड़ती है तो ये फिर उसका क्या करता है, वहां से बंटवारा कर देता है, पूरे शरीर में भेज देता है यकृत।
उसके बाद यकृत की जो कुफर कोशिका होती है, जैसा कि पिछले स्लाइड में आपको बताया गया होगा कि कुफर कोशिका क्या करती है, आरबीसी को खा जाती है, भक्षण कर देती है, मार देती है। फिर वहां बगल में ही क्या होती है, पित्त कोशिका होती है जो, ठीक है, उसको क्या करती है, पित्त रस में बदल देती है। कुफर कोशिका खा के मारती है और पित्त कोशिका आरबीसी को पित्त रस में क्या करती है, बदल देती है। ठीक है, उसके बाद हमारे शरीर में जो यकृत है उसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के और विटामिन B12 का भंडारण करते हैं। ऐसा क्यों? आपने विटामिन टॉपिक में पढ़ा होगा या फिर नहीं भी पढ़ा है तो अगले क्लास में क्या, ठीक है, एक विटामिन का अगला टॉपिक आएगा जिसमें हम लोग उसको कवर करेंगे, तो स्टूडेंट से ही पता चल जाएगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम अपना विटामिन टॉपिक का वीडियो करवाएं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप विटामिन टॉपिक को अच्छे ढंग से पढ़ पाओ। ठीक है, तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक विटामिन बी और सी। विटामिन बी सी, बी सी और डब्लू, डब्लू मतलब क्या होता है, वाटर। हाँ, डब्लू मतलब क्या होता है, वाटर, और बी से विटामिन बी और यहाँ विटामिन सी। तो वाटर में सोल्युबल कौन है, वाटर में पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है, बी और सी। और इसके बियॉन्ड जो भी बच गया एडैक, ए डी ई के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सब वसा में घुलनशील है। किसमें, वसा में घुलनशील। आप जानते हो कि यकृत क्या करता है, वसा को अपने अंदर, ठीक है, पित्ताशय में जमा करके रखता है, वसा को सोख लेता है और उसका भंडारण कर लेता है और उसको, ठीक है, यकृत में वसा को कहाँ पे, यकृत में रखा जाता है। तो वसा में जो घुला हुआ विटामिन होगा उसको भी रख लेगा। ठीक है, हमारे वसा में, ठीक है, विटामिन ए, डी, ई के घुला हुआ रहता है जिसको यकृत क्या करता है, संचय करके रख लेता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि विटामिन, हम अगर विटामिन ए लेते हैं तो हमारे शरीर में कहाँ जाके, ठीक है, स्टोर हो जाएगा, जमा हो जाएगा, भंडारित हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, यकृत में जाएंगे। ठीक है, तो हम यकृत में सबसे ज्यादा संचय होने वाला विटामिन जो है वो विटामिन ए है। ठीक है, इसलिए मछली का जो यकृत होता है, या क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, बड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है कि मछली के यकृत में, ठीक है, मछली के यकृत में, यकृत की बात कर रहा हूँ, लीवर की, मछली का शरीर नहीं, मछली के यकृत में या यकृत तेल में, ठीक है, कौन सा विटामिन पाया जाएगा, यकृत चर्चा आ गया तो समझ जाना विटामिन ए, क्योंकि यकृत में विटामिन ए को ज्यादा मात्रा में क्या किया जाता है, जमा करके रखा जाता है। ठीक है, और मछली का शरीर यानी कि उसका पीस खाओगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, विटामिन डी। मछली के पीस में, मछली में या मछली के शरीर में या मछली के पीस में, ठीक है, क्या पाया जाता है, विटामिन डी। लेकिन मछली के यकृत की चर्चा हो जाए तो उसमें क्या पाया जाएगा, विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बार कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है कि मछली के यकृत में या मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो बोलेंगे विटामिन ए, और मछली के पीस में या, ठीक है, तो उसमें पाया जाता है विटामिन डी। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन था आपका। ठीक है, यह यकृत का महत्वपूर्ण काम में से एक। आगे ये काफी गजब का चीज है, हमारे शरीर में जितना हम लोग ग्लूकोज लेते हैं, अगर उसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो, ज्यादा हो जाए तो भी और कम हो जाए तो भी, यानी कि ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने का काम कौन करती है, यकृत करती है। अगर ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है हमारे शरीर में, ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज हो जाता है, ठीक, अधिक मात्रा में हो जाता है, तो ग्लूकोज, ठीक है, यकृत क्या करता है, उसे ग्लाइकोजन में बदल देता है। किसमें बदल देता है, ग्लाइकोजन में। और यदि ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई तो ग्लाइकोजन को फिर से क्या करता है, ग्लूकोज में बदल देता है। बस ये काम यकृत करता है। क्या समझे, अगर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई, जरूरत से ज्यादा हो गई, तो उसको क्या करेगा, ग्लाइकोजन में बदल देगा। और कभी ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई तो ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में बदल देगा। ये काम किसका है, यकृत का है, और बहुत महत्वपूर्ण काम है। ठीक है, तो देखिए इसको दो प्रोसेस के जरिए इसमें बांटा जाता है। हम जब अगना से पढ़ेंगे तो इसको हम काफी डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ भी देख लेते हैं। ठीक है, ग्लूकोज यानी शर्करा होता है, कार्बोहाइड्रेट है एक प्रकार का, ठीक है, मोनोसेकेराइड है, इतना जानते होंगे आप लोग। ठीक है, ग्लूकोज को इंसुलिन हार्मोन की सहायता से, किसके सहायता से, इंसुलिन हार्मोन की सहायता से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है। किसमें, ग्लूकोज को इंसुलिन हार्मोन की सहायता से ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है। ठीक है, अब इंसुलिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आप जान लीजिए। ठीक है, इंसुलिन जो है अग्नाशय की लैंगरहैंस कोशिका, ये भी पूछा जाता है कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होती है। ठीक है, आप बोलोगे अग्नाशय से, और आपसे पूछ लिया जाए कि लैंगरहैंस कोशिका से स्रावित होने वाला, ठीक है, हार्मोन कौन सा है, तो बोलोगे, ठीक है, इंसुलिन। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि लैंगरहैंस कोशिका कहाँ पाया जाता है, तब बोलोगे कहाँ, अग्नाशय में, ये यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद ये जो कोशिका, ये जो हमारा इंसुलिन हार्मोन है, उसमें जिंक पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। और जिंक
किस किस पौधे में पाया जाता है? तो करी का रस, करी का पौधा देखे हो, ठीक है, ये नीम के पौधा जैसा होता है। नीम के पौधा, नीम का तो पेड़ होता है बड़ा सा, लेकिन ये पौधा होता है, मतलब पेड़ ही होता है, लेकिन उतना बड़ा नहीं होता। इसको आप रूम में भी लगा सकते हो ना, घर में लोग इसको सजावट के लिए भी लगाते हैं। करी का पौधा बिल्कुल नीम के पत्ता जैसा इसका पत्ता होता है, ठीक है, छोटा छोटा होता है, नीम के जितना बड़ा नहीं होता है उसका पेड़, ठीक है। तो वो करी का जो रस होता है उसमें क्या पाया जाता है? ठीक है, जिंक पाया जाता है। और जामुन जो होता है उसमें पर्याप्त मात्रा में जिंक पाया जाता है। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाता है तो उसे कहा जाता है कि करी का रस जो है उसके हर चीज में, उसके चाय में, उसके मतलब हर चीज में क्या करे, करी का रस जो है मिक्स करके या पत्ती ना क्या करें मिक्स करके दें, तो उसके लिए क्या होगा, काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि इंसुलिन एक ऐसा बीमारी है जिसका कोई इलाज है नहीं, बस उसको कंट्रोल करके रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये ठीक है, करी का रस। और उसके बाद जामुन ना, जब जामुन का महीना हमारे इंडिया में आता है, ठीक है, तो 3-4 महीने तक लगभग रहता है। तो उसमें अगर ठीक है शाम सुबह 5-5, 10-10 जामुन भी अगर लिया जाता है तो वो उसमें जिंक पर्याप्त मात्रा में होता है। तो ठीक है, इंसुलिन, ये डायबिटीज जो है वो कंट्रोल रहता है। शुगर, जिसको हम डायबिटीज, शुगर या चिनिया बीमारी या मधुमेह बीमारी जैसे कहते हैं, उसको कंट्रोल करके रखती है। उसके बाद मधुमेह बीमारी की पहली पहचान क्या होती है? अगर हमारे शरीर में ठीक है किसकी मात्रा कम हो जाए, इंसुलिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाए, तो हमारे शरीर में अच्छा देखिए इंसुलिन क्या करता है। इंसुलिन का काम है कि डायबिटीज, ये ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करना। इंसुलिन का काम है ग्लूकोज की मात्रा को, अगर ज्यादा हो गया, ठीक है, इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गया तो इंसुलिन उसे क्या करेगा, ग्लाइकोजन में बदल देगा। और अगर कम हो जाएगा, ठीक है, तो फिर उसे ग्लाइकोजन को क्या करता है, ग्लूकोज में बदल देता है। तो ये इंसुलिन का काम है कि चीनी की मात्रा को कंट्रोल रखना, ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल रखना, शर्करा की मात्रा को कंट्रोल रखना। आपको पूछा जाए कि चीनी को पचाने वाला हार्मोन कौन सा है, तभी आप बोलोगे इंसुलिन है, ठीक है। और अगर इंसुलिन की खोज किसने की? बेटिंग और वेस्ट ने की थी 1921 में, ठीक है। ये भी कोई पूछ लिया जाता है कि इंसुलिन की खोज किसने की? बेंटिंग ने और वेस्ट ने 1921 में की थी, ठीक है। इंसुलिन की मात्रा अगर कम हो जाती है तो मधुमेह या डायबिटीज बीमारी हो जाती है, और इंसुलिन की मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। ये ऐसी बीमारी होती है हाइपोग्लाइसीमिया, जिसमें शरीर में क्या होती है, ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जनन की क्षमता, ठीक है, घट जाती है, और कार्य करने की क्षमता भी क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। तो ये इंसुलिन के बारे में था, कुछ महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। अगर इंसुलिन हार्मोन जैसे कि क्या हो जाता है, अगर हो जाता है किसी को डायबिटीज, ठीक है, तो डायबिटीज जो होता है उसमें इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, कम हो जाता है, तब डायबिटीज होता है। और इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है किससे? इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है अग्नाशय की लैंगरहैंस कोशिका से। लैंगरहैंस कोशिका लगभग 90 लाख से भी ज्यादा पाया जाता है, कहाँ, अग्नाशय में। उसमें बीटा कोशिका जो होती है, उसमें 3 प्रकार की कोशिका, अल्फा, बीटा, गामा कोशिका होती है। उसमें जो बीटा कोशिका होती है सबसे ज्यादा वही प्रभावित होती है, सबसे ज्यादा उसी पे असर पड़ता है, ठीक है। तो अग्नाशय जो है वह क्या होता है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, किसमें, डायबिटीज में, ठीक है। ये वहां आपने देखा, ठीक। उसके बाद क्या होता है, एक होता है जब ग्लाइकोजन को ग्लूकोगोन जो होता है अल्फा कोशिका में ना ये पाया जाता है ना। ग्लूकोगोन जो है एक प्रकार का एंजाइम है, ठीक है, ये एक प्रकार का हार्मोन है, और यह जो क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है, और यह पाया जाता है अग्नाशय के अल्फा कोशिका में, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है। ये हम अग्नाशय टॉपिक पढ़ेंगे तो ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है हम लोगों के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि वयस्क मनुष्य के शरीर में खून कहाँ बनता है, आप बता दो कि अस्थि मज्जा में, क्योंकि आपने पढ़ा है हमारे अस्थि मज्जा हड्डियों के बीच में जो खाली जगह होता है उसमें पाया जाता है क्या चीज, बोन मेरो, यानी कि अस्थि मज्जा, वहां पे हम लोगों के शरीर में खून बनता है। लेकिन जो बच्चा गर्भ में पल रहा है, भ्रूण एम्ब्रियो है, उसके शरीर में तो हड्डियां विकसित होती नहीं है, ठीक है। होती भी है तो 300 से ज्यादा हड्डियां होती है, जो छोटी छोटी ना बहुत महीन होती है, तो वो हड्डी उसके अंदर अस्थि मज्जा, ठीक है, वो खून बनाने लायक नहीं होती है, ठीक है। तो उसके शरीर में, लिवर में, बच्चा जो होता है, गर्भ में पल रहा बच्चा जो होता है, भ्रूण होता है, उसके लिवर में यानी यकृत में, ठीक है, आरबीसी यानी कि खून का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद पित्तरस का एक और महत्वपूर्ण काम है कि लाइपेस एंजाइम जो है, ठीक है, लाइपेस एंजाइम को सक्रिय बनाता है और उसे अधिक प्रभावी बनाने का काम करता है, ठीक है। आई होप बच्चों आपको
हमारा क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि हमने आपके लिए कुछ ठीक है महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए हमने लाया, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि हमें भी एक उत्साह मिले, हम भी मोटिवेटेड रहें और आपको हमें एक ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेज जो है हम आपको प्रोवाइड करवाते रहें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।